हम्म। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पॉश एक्ट। इसे पॉश एक्ट 2013। ठीक है। वैसे तो इसे फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट इस तरीके से इसे बोला जाता है ना, शॉर्टकट में। लेकिन हमें शॉर्टकट से ज्यादा चीजों को ध्यान रखना है, किस तरीके से, कि हम किस तरीके से इसे काम में ले रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सब्जेक्ट के बारे में समझो। सब्जेक्ट के टाइटल को समझ गए तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा, अगर उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस कर गए आप। ठीक है। तो देखो वापस से, वैसे तो इसे अपन पॉश एक्ट के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर टाइटल है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है। आगे कुछ शब्द दे रखे हैं, ये सारे शब्द जितने भी इसमें लिखे हुए हैं, सारे शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या लिखा है। पहला लिखा है प्रिवेंशन। दूसरा शब्द है प्रोहिबिशन। तीसरा है रिड्रेसल। और फिर क्या है, लास्ट है एक्ट 2013। देख लीजिए, अपन पॉश एक्ट बोल रहे थे, इसे पॉश एक्ट 2013 है, लेकिन इसको अपन प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे थे। अब क्या हुआ कि जो इस बेयर एक्ट का नाम है पूरा, वो ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस। ठीक है। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब इसे आपको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए शब्दों को, देखिए पहला क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट। क्या आपने सेक्सुअल हरासमेंट को पॉक्सो एक्ट में पढ़ा था क्या? बोलो हाँ या ना, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 11। सेक्शन नंबर 11। 11 में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? पॉक्सो में। क्या ऐसा ही आप कहीं और भी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पढ़ते हो क्या? आईपीसी में पढ़ते हो क्या? जी सर। कौन सा सेक्शन? 354A। सेक्शन नंबर कौन सा बोल रहा है? 354A। सेक्शन नंबर है 354A। ठीक है। वहां सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। तो बेसिकली हमें सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब तो पता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को इस तरीके से कमेंट्री की जाए, या कोई कमेंट इस तरीके का भद्दा उसके शरीर को लेकर के, या उसके बारे में, या किसी तरीके से उसे अश्लील तरीके की चीजें, या ऐसा एक्ट करता है जिससे महिला का हरासमेंट हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसे अपन? लैंगिक उत्पीड़न। हिंदी में बोलते हैं लैंगिक उत्पीड़न। वो इस तरीके की आवाजें उस महिला के सामने निकाल रहा है कि महिला को अपने आप में ही क्या हो रही है, उत्पीड़न हो रही है, उत्पीड़ित हो रही है वो महिला। ठीक है। तो यहां पर बच्चे के बारे में पढ़ा था, यहां जनरल रूल पढ़ा था, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, अब आप सोचोगे भाई जब सेक्सुअल हरासमेंट आईपीसी में दे रखा था, तो यहां पर क्या आवश्यकता पड़ी? सोचने वाली बात है। जब आईपीसी में ही सेक्शन दे रखा है तो फिर यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी महिला को अलग से इस तरीके के प्रोसीजर के लिए? तो देखो सब्जेक्ट मैटर को वापस से देखते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पर पॉक्सो में चाइल्ड के बारे में है, वहां पर जनरल था, और यहां पर अब बात हो रही किसकी? विमन की, महिला की। हालांकि वहां पर भी विमन की ही बात हो रही है, यहां पर भी विमन की बात हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो क्या बता रहा है आपको? तो कह रहा है कि किस जगह पर ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उस महिला के साथ।
तो इसी के लिए स्पेशल लॉ बनाया गया। कहा है एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब ये है कि ऐसा समझो, आपने देखा होगा कि समाज में पहले महिलाओं को इतना स्थान काम के प्रति नहीं दिया जाता था, जैसे कि वो जॉब करे। लोग क्या समझ रहे थे केवल कि महिला का मतलब है चूल्हा चौका बर्तन, यही उसका मेन वो उद्देश्य है, और घर के बच्चे को पालना। ठीक है, ये उद्देश्य समझ करके उन्होंने क्या कर दिया, यही नीतियां चल रही शुरू से। तो फिर अब क्या हुआ कि जब वुमेन का एम्पावरमेंट होने लगा तो महिलाएं जो है घर से बाहर निकलने लगी। हाँ या ना? जब महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी तो फिर क्या होना चाहिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या है कि उन महिलाओं का शोषण होने लग गया। जैसे सपोज करो वो कहीं जॉब कर रही है, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट कर रही है ना, कहीं पर किसी जगह पर वो काम कर रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उस महिला के साथ वहां जो पुरुष वर्ग है वो उसको क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे सपोज करो किसी को किसी के साथ सेक्सुअल वो बनाने हैं रिलेशन, तो वो क्या कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगा या पैसे कम कर दूंगा, मैं तुम्हारी जॉब यहां से खत्म कर दूंगा, इस तरीके की धमकियां देना क्या हो रहा है। तो महिला को चाहिए काम, महिला को चाहिए पैसा, भाई अपना घर भी तो चलाना है उसे, अपने बच्चे को पालना है, तो कैसे करे वो। तो उसी चीज को लेकर के वहां पर जो पुरुषों के द्वारा उस महिला के साथ ऐसा एक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज जो है, या जरूरी नहीं है ऐसा कि महिला ही महिला महिला पुरुष ही महिला के साथ करे, महिला भी तो महिला के साथ कर सकती है। तो फिर ऐसी जो एक्टिविटी में उसे इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी कब, जब वो महिला घर से बाहर काम के लिए निकली है। अब क्या महिला केवल काम यही करती है कि वो ऑफिस में बैठी हो हर जगह, वो किसी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट भी हो सकती है, वहां पर उससे कोई बदतमीजी कर रहा है किसी तरीके की। महिला क्या केवल किसी इंस्टीट्यूशन में ही हो सकती है, सपोज करो वो कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, वहां पे नर्सिंग डिपार्टमेंट नहीं होता क्या महिलाओं का, वहां पर हो सकती है, वो खुद डॉक्टर हो सकती है। तो हर जगह इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ रही बात? तो वहां पर किसी भी तरीके से उससे लैंगिक संपर्क बनाने के लिए अलग अलग विचार करना, उसका शोषण करने के लिए क्या करना, उसको अलग अलग तरीके के ऑफर देना, इनवाइट करना। जैसे कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी 15 दिन में या 30 दिन में सैलरी बढ़वा दूंगा। महिला से कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा कि मैं तुम्हारी केवल 15 से 20 दिन के अंदर सैलरी बढ़वा दूंगा, अगर तुम मेरे साथ ये करोगी तो मैं 2 महीने की एडवांस सैलरी की जरूरत है ना, मैं दिलवाऊंगा वो सारी चीजें तुम्हारे लिए। तुम कहोगी तो तुम्हें ये पोस्ट छोड़नी पड़े, ये इस पोस्ट पे क्या रखा है, तुम्हें मैं मैनेजर की पोस्ट दिलवाता हूँ, वो बढ़िया है तुम्हारे लिए। या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, वहीं बड़ा जो उसका अधिकारी है या जिसका भी संपर्क है उसके उस पर्टिकुलर कंपनी में, इस ऑफिस में, वो ये कहता है, किस बात के बारे में कह रहा है कि ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें यहां से निकलवा देता हूं, ये ही तुम्हारे लिए सबसे उचित रहेगा। क्या कह रहा है वो, मैं तुम्हें यहां से निकलवा देता हूं, यही तुम्हारे लिए सबसे उचित रहेगा। ये बार बार उसकी बॉस से कंप्लेंट की जा रही है कि मैडम लेट आ रही है, कभी ज्यादा जल्दी आ रही है, ये है वो है, मतलब उसको इस साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वहां पर राजनीति खेली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके एडवांटेज लेने हैं उस महिला के। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया अब तक का? मेन पर्पस समझ गए तो आपको ये अंदर की सारी बातें समझ में आ जाएंगी इस बिहेवियर की। क्लियर है ना सारी चीजें? हम्म। अब देखिए सेक्सुअल यस। हरासमेंट किसका, महिला का, कहां पर हो रहा है, वर्क प्लेस पर। अब ध्यान से सुनना, वर्क प्लेस अभी तक तो मैंने बड़ी बड़ी पोस्ट बता दी, छोटी पोस्ट पे आते हैं। सपोज करो कोई बाई का काम करती है, मतलब घर पे चूल्हा चौका का काम करती है किसी की महिला के जाकर के, किसी के घर में जाकर के ये एक्ट कर रही है, कौन सा वाला, साफ सफाई का, झाड़ू पोंछा का काम करती हो, वो बर्तन मांजने जाती हो वहां पर, है ना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, क्या वो वर्क प्लेस नहीं है क्या? उस महिला के लिए वो वर्क प्लेस है या नहीं है? है सर। वो भी है। तो वर्क प्लेस कोई भी जगह हो सकती है जहां पर उस महिला का शोषण करने की बात हो रही है। उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि अगर ऐसा कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट किसी वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ हो रहा है,
तो उसे ये एक्ट क्या करता है? प्रिवेंशन करता है, रोकने का काम करता है। प्रिवेंशन से ज्यादा क्या है? प्रोहिबिशन की। प्रिवेंशन का मतलब डिफरेंस है प्रिवेंशन में और प्रोहिबिशन में। क्या कोई डिफरेंस बता सकता है आप में से? प्रिवेंशन में और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है? मतलब दोनों का रोक होता है, रोकना। प्रोहिबिशन का मतलब तो मतलब उस चीज को प्रतिषेध कर देना, यानी कि वहां से निषेध कर देना, रोक लगा देना उसके ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए ये काम। हम्म। और प्रिवेंशन क्या होती है फिर? अभी हमने बात करी प्रोहिबिशन की। एक शब्द था आपके सामने प्रोहिबिशन, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा अभी? प्रिवेंशन। अब बताइए प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब पूर्ण रूप से ही उसका निवारण कर देना, अच्छा, पूर्ण, ये तो प्रतिषेध निषेध कर देना पूर्ण रूप से, और इसका मतलब है पूर्ण रूप से निवारण कर देना। मतलब क्या हुआ इनका दोनों का मतलब सेम हटा ही है। देना उस चीज को वहां से। तो आपके लिए फिर से एक होमवर्क कि प्रिवेंशन में और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रोहिबिशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये दो चीज आपको देखनी है। ठीक है, इनको देख के आना कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं हम रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब बता सकता है कोई भी? बोलो, बोलो। रिड्रेसल कैसे करते हैं किसी चीज को? अगर मान लो किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है कहीं पर, तो वो किसके पास जाए कि अपनी याचना लेकर के उस व्यक्ति से उस केस को निपटवा दे जल्दी फटाफट से? तो कोई है व्यक्ति ऐसा जो ऐसा रिड्रेसल का काम कर सकता हो वहां पे, जो उस महिला के बचाव के लिए कोई एक्ट कर सकता हो? होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए, बोलिए। अरे महिला के बचाव के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है या नहीं? जी सर। बिल्कुल होनी यस चाहिए। सर। तो वही चीज यहाँ पर रिड्रेसल का काम करती है। मतलब उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है या उस महिला को कोई बाधित कर रहा है वहां पर काम करने से या काम को करने से रोकने से, तो वहां पर रिड्रेसल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिवेंशन मींस स्टे समवन, प्रोहिबिशन मींस किसी भी पर्सन को एक्ट को करना। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा और अच्छा, और अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करो। तो थोड़ा लीगल टर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की चीज़ों का, तो उस हिसाब से सोचो, तो फिर अपन बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुछ चीजें हमें समझ में आ गई हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। सेक्सुअल हरासमेंट किसका हो रहा है? किसी महिला का हो रहा है। किस जगह पे हो रहा है? वर्क प्लेस पर हो रहा है। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रेड्रेसल इसका मेन ऑब्जेक्ट है। मतलब किसी महिला का जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसका क्या करेंगे अपन? उसे रोकने का कार्य करेंगे। प्रोहिबिशन, उसे निषेध करेंगे किसी जगह पर। और रेड्रेसल, उस केस को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे जिससे उस व्यक्ति को, उस महिला को क्या मिल सके? उसका जस्टिस मिल सके। अरे जस्टिस ही तो चाहिए उसे, क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है? वर्क प्लेस पर उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। तो मैंने बहुत सारे एडवांटेज बताए आपको किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट किसी महिला का किया जा सकता है। तो ये एक बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन है, लेकिन किस जगह के लिए? वर्क प्लेस के लिए। ध्यान रखो, ये सेक्सुअल हरासमेंट होता वही चीज है जो आपने आईपीसी में पढ़ा है, जो पॉक्सो में पढ़ा है, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके की चीजें जुड़ गई हैं क्योंकि ये किससे संबंधित हो गया है? वर्क प्लेस से संबंधित हो गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया है तो यस। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब दोबारा पहुंच जाते हैं हम वापस से। ध्यान रखो ये क्या लिखा है? एक्ट 2013। अब हमें एक्ट, जब कोई शब्द आ जाए तो इसका मतलब कोई एक्ट जो है कब बनता है? जब बिल से एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब एक और चीज आ गई यहां पर, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री प्रोसेस।
यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू ये बिल बना है, बिल से एक्ट में कन्वर्ट हुआ है। फिर आ गया 2013, इसके बारे में समझना है। तो बताइए पार्लियामेंट्री प्रोसेस कैसे बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन बता सकता है आप में से? जब उस पर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो जब उस व्यक्ति को क्या मिल जाती हो, प्रेसिडेंट की उसके असेंट मिल जाती है। क्या इतने से ही काम चल जाता है क्या? क्या प्रेसिडेंट की असेंट मिलने पे ही बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उससे उसको पहले? ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन के थ्रू लागू करवाया जाता है, नोटिफिकेशन किया जाता है ऑफिशियल गजट में। पार्लियामेंट्री प्रोसेस नहीं पता आपको? पहले लोग राज्यसभा में, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद में क्या ये कंफर्म करके कह रही हो कि पहले लोकसभा में ही जाएगा फिर ही राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में जा करके भी लोकसभा में जा सकता है? पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। अच्छा, और बताइए फिर, बताइए बताइए, फिर क्या होगा उसके बाद? कितनी बार पढ़ा है हमने इस चीज के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसेस हमेशा बिल से एक्ट में जब कन्वर्ट किया जाता है तो एक व्यक्ति, हाँ सावित्री जी बता रही हैं, किसी कर ये इसके होने से रोकना, प्रिवेंशन होगा, प्रोहिबिशन। इसके बारे में पहले कर ले पढ़ लीजिए, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम वापस से उसी चीज को चर्चा करते रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी अपन को, है ना? तो इसको अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं बिल से एक्ट में, को एक्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर ध्यान रखो, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस का एक बिल आया था, उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ध्यान से सुनो, जब बिल से कोई भी चीज एक्ट में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए एक प्रोसेस लगता है। अब ध्यान रखो, ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाया हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है? कहाँ पर लागू होता है, पूरे इंडिया पर या एक पर्टिकुलर जगह पर? पूरे बताइए। इंडिया। पूरे इंडिया पर लागू होता है, इसका मतलब इस लॉ को कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती, ऐसा है क्या? नहीं, कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, उसने ये बिल जो है रखा है पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, या तो उसने बिल लोकसभा में रखा है या उसने बिल रखा है राज्यसभा में, इनमें से किसी में भी रख सकते हो आप, ये कोई वो नहीं है इसकी, बिल कहीं पे भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद वो बिल जो है जनरली विमेन से संबंधित है तो विमेन मिनिस्ट्री अलग से है आपकी, ठीक है? जनरली वही बिल रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है ना, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो वही ये वर्क प्लेस का उन्होंने बिल रखा। और बिल रखने के बाद क्या होगा, ये जो बिल है ये पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में या लोकसभा में पास होने के बाद वो कहां जाएगा आगे? तीसरा स्तंभ होता है इसका, प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट क्या देता है इसके लिए, अपनी असेंट देता है। इस असेंट को अपन अडॉप्शन डेट कहते हैं, क्या बोलते हैं? अडॉप्शन डेट, ठीक है? या इसको अपन दूसरा क्या बोलते हैं, बोलो, किस नाम से जाना जाता है इसे? सिग्नेचर। इनेक्टमेंट डेट, सुना है कभी? इनेक्टमेंट, किसी एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुआ है? तो असेंट डेट, अडॉप्शन डेट, इनेक्टमेंट, और कभी कभी कहते हैं प्रेसिडेंट की असेंट, इस तरीके के शब्द आपके सामने लिखे होते हैं। तो इसी को ही बता रहा है यहां पर। और क्या बताया है कि 22 अप्रैल 2013 को इसको क्या किया गया, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, अडॉप्शन कर लिया गया इसे। आगे चलते हैं। अब ध्यान रखो, जब ये एक्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी रखो, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, बिल्कुल सही बताया। फिर आगे देखिए, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में हम पहुंच रहे हैं, तो ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ने जैसी असेंट दे दी, देखो ये क्या लिखा है, प्रेसिडेंट ने असेंट दी 22 अप्रैल 2013 को। इसके आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही बिल से एक्ट में कन्वर्ट होता है तो जिस ईयर का, कौन से ईयर में ये एक्ट बना था,
2013 में। तो जैसे ही ये 2013 में एक्ट बना है, तो ये कौन से नंबर का एक्ट है वो भी आपको लिखना होता है, और प्रीमियस तरीके के सवाल आपके सामने आते हैं। तो कौन से नंबर का है, बोलिए। 14 of 2013। एक्ट नंबर 14 of 2013। इसका मतलब ये होता है कि 2013 में ये 14वें नंबर का एक्ट था, इससे पहले 13 और आ चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उनको भी असेंट दी है, लेकिन ये 14वें नंबर का एक्ट है, 14th नंबर का एक्ट है। ठीक है, तो ये इसका पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। ध्यान रखो, अभी बिल एक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी और भी चीजें होती है इसमें, कि क्या प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी तो उससे काम चल जाता है क्या? क्या वो बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं, उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना जरूरी होता है। तो वो क्या होता है ऑफिशियली अनाउंसमेंट, किस में होता है इसका? गजट में। उस गजट को क्या बोलते हैं? जैसे अपने यहाँ पे अखबार आते हैं तो हमको अनाउंसमेंट पता चल जाती है ना कि क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। ऐसे ही एक सरकारी अखबार होता है जिसे बोलते हैं ऑफिशियल गजट। ये राज्यसभा राज्यों में भी होता है अपना, और एक केंद्र लेवल पर भी होता है। उसी के ऑफिशियल तरीके से ही क्या होगी, आगे की कार्रवाई होती है। तो प्रेसिडेंट जैसे ही ऑफिशियल गजट में, मतलब प्रेसिडेंट जैसे ही असेंट देते हैं, तो इसका पब्लिकेशन होना जरूरी है। और ये पब्लिकेशन कहाँ होगा? ऑफिशियल गजट में होता है। और जैसे ही वो ऑफिशियल गजट में होगा तो वो एक्ट इनेक्ट हो जाता है, इनेक्टमेंट बोलते हैं इसे। ये 22 अप्रैल को हुआ, और एक्ट नंबर ये आ गया। या कभी कभी दो तरीके की सिचुएशन यहां पर होती है आपके सामने, इनको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा। ये क्या होता है, इसमें दो तरीके से सिचुएशन होती है कभी कभी। जैसे मान लो आपने पहले पढ़ा था पॉक्सो एक्ट, पढ़ा था ना सबने? पॉक्सो एक्ट के अंदर 14 नवंबर की डेट डाली थी उन्होंने। इसका मतलब उनका इरादा उस टाइम पर नहीं करना था उसे, पता है ना ये बात? प्रेसिडेंट ने तो अडॉप्शन अडॉप्शन करवा दिया उसका 19 जून को ही। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसे अभी हम इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट क्या कह रही है, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते इसे हम। ठीक है, तो इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती है अभी, तो फिर क्या करना चाहती है? वो कहती है कि हम उसे 14 नवंबर को ही क्या करना चाहते हैं, चिल्ड्रंस डे के दिन ही बच्चों के लिए इसे गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने प्री डेट डाल दी, ऑफिशियल गजट बना दिया और पब्लिकेशन कर दिया। उस पब्लिकेशन डेट के अंदर उन्होंने क्या डाला, 14 नवंबर से ही ये इंप्लीमेंट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही प्रेसिडेंट भी ऐसे ही करते हैं ऑफिशियल गजट में। जब तक पब्लिकेशन डेट, जिसे अपन पब्लिकेशन डेट कहते हैं, उस दिन उस डेट में लिखा जाता है कि कब से ये इनेक्टमेंट में आएगा। ऐसे काम होता है। जैसे आपने अभी जो बीएनएस बना था, बीएनएसएस बना था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बना था। तो इनको भी एक पर्टिकुलर डेट पर उन्होंने अनाउंस किया था ना। बिल तो हो गया था, प्रेसिडेंट ने पास भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज से नहीं, कब से करेंगे? पर्टिकुलर डेट पब्लिकेशन में करी थी ना। कौन सी डेट है वो, बोलिए। 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को तो इनेक्ट किया, पब्लिकेशन उस दिन नहीं किया। इनेक्ट तो 25 दिसंबर को किया था। इनेक्ट, तो इम्प्लीमेंट कब किया? इम्प्लीमेंट किया क्या 27 दिसंबर को? सर जून में किया था शायद। जून या जुलाई। 1 तारीख को किया था। लागू तो 1 जुलाई को किया। हाँ। 1 जुलाई 2000। 1 जुलाई। 1 जुलाई 2000 को लागू हुआ था। और 25 दिसंबर को असेंट मिली थी इनको। अब समझ में आ रही है ना मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता कि जिस दिन पास किया हो उसी दिन वो पब्लिश हो जाए, या जिस दिन आपने असेंट दी है उसी दिन की डेट उस पर पब्लिकेशन होगी। ये गवर्नमेंट और पब्लिकेशन डेट होती है, उनके आधार पर ही पता चलता है कि कौन सा एक्ट कब पास हो रहा है। इसलिए वो डेट अलग अलग मिल जाती है, कभी कभी सेम भी मिल जाती है आपको। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जे जे एक्ट जो है ना आपका, वैसे तो वो बिल कब का था? अच्छा ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने छोड़ दिया, मिस कर दिया। जब भी किसी बेयर एक्ट को पढ़ते हो तो बेयर एक्ट में जो ईयर लिखी आती है ना आपकी, क्या लिख रही है यहां पर? 2013। तो बिल जब होता है, बिल जिस ईयर का होता है ना, वही एक्ट का ईयर होता है। ध्यान रखो ये बात।
जिस ईयर में बिल पास हुआ होता है, जिस ईयर का बिल होता है, उसी ईयर को एक्ट पे लिखते हैं अपन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आपका जे एक्ट जो है 2015 का है, लेकिन 2015 में उसे पास भी नहीं किया गया, इनेक्ट भी नहीं किया गया था। बात समझ में आई मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? 2015 में उस बिल को पास भी नहीं किया गया था, वो 2016 में हुए थी सारी कार्रवाई उसकी। तो अपन क्या पढ़ते हैं उसे? एक्ट नंबर टू कौन सा? थाउजेंड क्या है एक्ट नंबर? एक नंबर 1 ऑफ 2016। एक्ट नंबर 1 है या 2 है? सॉरी, 2। एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016 पढ़ते हैं उसे, क्योंकि वो जिस दिन पास हुआ था उस दिन दिसंबर था, और 31 दिसंबर था, लास्ट डेट थी उसकी। तो उस दिन हाथ किया, जिस दिन प्रेसिडेंट ने असेंट दी उस दिन तो पास हो नहीं सकता, पब्लिकेशन हो नहीं सकता था, इसलिए दूसरी डेट आई उसके ऊपर। तो उसकी पब्लिकेशन डेट जो थी वो थी 1 जनवरी 2016। इस चक्कर में उस एक्ट का नाम पड़ गया एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। तो देखो यहां पर ईयर था उसका 2015, लेकिन एक्ट नंबर जैसे ही चेंज हुआ तो यहां पर क्या आ गया, 2016। क्या ये सारा प्रोसेस समझ में आया कैसे चलता है, बताओ? पूजा जी, रवीना जी, बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बारीकी से कभी कभी आपसे इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। अगर कोई ज्यादा ही पढ़ा लिखा मतलब ऐसा जो होता है ना, जो इन डिटेल हर चीजें गैप पढ़ता है, तो आपको जब बेरक पढ़ना है तो तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ो, तो आपको एक एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है? किस तरीके से डेट्स आती हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने फिर से मेरा वही सवाल संविधान से उठाते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून को किससे के आधार पर बनाया जाता है, उसे वैलिडिटी कौन देता है? कोई भी कानून आप बनाते हो तो वो हर कानून वैलिड होगा क्या? ये या वैलिड होना ही चाहिए? कभी कभी गलत कानून बन सकते हैं या बिल्कुल सही कानून होते हैं हमेशा? बताइए। वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसे नहीं। वैलिडिटी मिलेगी कहां से, उसे वरीयता मिलेगी कहां से? कॉन्स्टी से। संविधान से मिलेगी, बिल्कुल। संविधान ही तो है हमारा गुड नॉर्म। कैल्सन की थ्योरी कहती है कि सबसे ऊपर वही है, उसी की शाखाएं छुट छटती हैं ये। तो इसका मतलब संविधान से ही सब्जेक्ट मैटर निकलेगा, और संविधान ही से वैलिड करेगा तभी वो लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। फंडामेंटल राइट तो है अपनी जगह, फंडामेंटल अलग चीज होती है, लेकिन हमें सबसे पहले इस चीज को भी देखना होता है कि वो कानून बनने योग्य है नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया तब तो सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होता है ना हमारे फंडामेंटल राइट का, तब तो वही चेक करेगा। लेकिन सबसे पहले संविधान तो वैलिडिटी दे उसे उस चीज के लिए। अगर नहीं देगा तो फिर प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रेसिडेंट संविधान के ऊपर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे को? कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसलिए ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। ठीक है? तो यहां पर आपके सामने संविधान इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता है, तो किस आर्टिकल के तहत देता है? शिल्पा जी बताइए, कौन सा आर्टिकल इस इस एक्ट को वैलिडिटी देता है? 13 और 15। कौन सा देता है, 14 और 15? 15। लेकिन 14 का तो ये वॉयलेशन कर रहा है सीधा सीधा, आर्टिकल नंबर 14 का वॉयलेशन कर रहा है ये, देखो वहां पर लिखा है कि राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए, सबके लिए समान कानून होने चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं। पुरुषों के लिए तो ये क्या कर रहा है? नहीं, आर्टिकल 19(1) कोई कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी नहीं देता इस चीज की। पुरुषों के लिए तो ये क्या कर रहा है?
उसको बायस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके साथ पक्षपात कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो यस हाँ सर। है ना? हाँ कर सीधा रहा है। सीधा है, पक्षपात कर रहा है। भाई पुरुषों के लिए तो कोई कानून बना ही नहीं है कि वर्क प्लेस पे तो उनके साथ भी शोषण बहुत होता है, लेकिन महिलाओं को ही मिला हुआ है ऐसा। तो महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बनाने के प्रावधान हैं। तो इसका मतलब 14 का वॉयलेशन करने के बाद भी ये 15 के अंदर स्पेशल प्रोविजन जोड़ दिया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं है यहां पर, स्टेट है। कहां पर समझा रखा है स्टेट को? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में। आर्टिकल नंबर 12 में बता रखा है कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, मतलब उनका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, और जो भी लोकल बॉडीज होती हैं वो भी आती है। तो उनसे संबंधित कानून उनके द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 3 इसको क्या देता है? वैलिडिटी देता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई आर्टिकल 14 का क्या रोल है यहां पर? उनको एम्पावर करने के लिए उनको आर्टिकल नंबर 14 का यहां पर ये रोल नहीं था। आर्टिकल नंबर 14 का रोल बताओ क्या है इसमें? क्या? इक्वालिटी का। किस चीज का है? इक्वालिटी का। किस चीज की इक्वालिटी? कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को इक्वलिटी देनी चाहिए काम के पर्पस। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके लिए तो क्लैपिंग भी कर सकता हूं। लोगों को पता नहीं होता इस चीज के बारे में। इक्वालिटी तो पड़ी है, लेकिन इक्वालिटी किस चीज की देना चाह रहे हैं? मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, वुमेन एम्पावरमेंट का केस था। मतलब पुरुष तो काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, लेकिन महिलाओं को ऐसा कोई अधिकार 14 के तहत दे ही नहीं रहे। इसलिए यहां पर कहा कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 का क्लॉज नंबर 3 जो इस सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट बना दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, क्या इससे काम चल जाएगा महिला का? मतलब वो वहां जाकर के गाली पड़ रही है उसको, महिला को। सुनना गौर से। वहां पर जा रही है तो उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, काम तो कर रही है वो। इक्वालिटी तो दे दी हमने उसे 14 के अंदर, जैसे पुरुष को अधिकार है महिला को भी दे दिया। 15 क्लॉज नंबर 3 में उसको सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करे, ये बात ठीक है। कोई व्यक्ति उसे गाली दे करके काम करवाए तो क्या ये अच्छी बात है क्या? महिला की कोई इज्जत है या नहीं है? उसका सम्मान है या नहीं है? कोई जानवर है क्या वो? नहीं। तो फिर कौन सा आर्टिकल? 21। आर्टिकल नंबर 21। वो कहता है डिग्निटी होनी चाहिए उसके काम में। ऐसा नहीं है कि उसका सम्मान नहीं किया जाए। जब एक व्यक्ति का सम्मान हो रहा है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, उसे सम्मान भी चाहिए उसका काम के साथ, पैसे के साथ। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये भी इसके साथ मकसद जुड़ा हुआ है। तो देखिए कौन कौन से आर्टिकल हो गए। पहला है आर्टिकल नंबर 14, दूसरा है आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 3, क्योंकि यहाँ 15 दे रखा है, और तीसरा आर्टिकल नंबर हो गया 19। लेकिन महिला कहाँ काम करने जा रही है? क्या उसको फ्रीडम है या नहीं है? यस। तो वो ये आपके आर्टिकल नंबर 9। 19 यहां पर फ्रीडम से बता रखी है। बताइए सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ चीजों को लेकर के? एक एक चीज क्लियर है? कैसे प्रोटेक्शन करना है? देखिए देखिए यहां पर प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल ना लिख करके सीधे ही प्रोटेक्शन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसलिए इसे पॉश एक्ट के नाम से फेमस कर दिया कि ये ही सेक्सुअल हरासमेंट से महिलाओं को वर्क प्लेस पर बचाता है। इसलिए इसे प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। लेकिन पूरा नाम इसका क्या है हमेशा? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रेड्रेसल एक्ट 2013। मेंस में अगर ऐसा सवाल कोई पूछ ले आपसे तो यही शब्द लिख के आने हैं, ना कि ये लिख के आना है, ना ही ये लिख के आना है। ये पूरा नाम इसका यही आएगा। इन्हीं चीजों के नंबर मिलते हैं। एक एक चीज बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे लॉ के अंदर, लॉ फील्ड में शब्दों का ही खेल होता है। अगर एक शब्द, ये गणित की तरह होता है, एक शब्द मिस हुआ
मतलब आप लिखो अपने लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में वो शब्द जरूर होने चाहिए आपके, जो लॉ के या लीगल लैंग्वेज के होते हैं। जैसे ही शब्द खत्म हुआ, नंबर कट कट गए आपके, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। बात समझ में आ गई कि यहां तक की? बताइए। रवीना जी, रिंकी जी, पूजा जी, बताइए। शालू जी, यस सर। क्लियर हो रही है ना चीजें आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है असेंट के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि गई गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट किया, अब किया। तो देखो, तीन शब्द फिर से मिलते हैं आपको। कौन करेगी इंप्लीमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने तो बनाया था। एग्जीक्यूशन का काम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है एग्जीक्यूशन का काम? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब इंप्लीमेंट कौन करवाएगा उस एक्ट को? पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना होता है। लेकिन उसे इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो देखिए, इसी के रिगार्डिंग क्या बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इसे इंप्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, प्रभावी करवाएगी। दूसरा इसे बोलते हैं WEF, विद इफेक्ट फ्रॉम। कब से ये इफेक्टिव होगा? मतलब एक डेट डाल रहे हैं कि कब से इस एक्ट को लागू करेंगे। जैसे कि जब BNS बना था, BNSS बने थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना था, तो उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए गृह मंत्री जो थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि इस पर्टिकुलर डेट को ये अनाउंस किए जाएंगे। क्योंकि वो काम जो है गृह मंत्री का ही होता है। गृह मंत्री का मतलब है कि जो पूरे इंडिया को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है, उसी के अंडर में आती है सारी चीजें। लॉ एंड पावर की जो भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जो भी बातें होती हैं, वो उन्हीं के अंडर में आती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है यहां से इंप्लीमेंट होंगी, इसलिए इसे कहते हैं इंप्लीमेंटेशन डेट। दूसरा कहते हैं WEF, विद इफेक्ट फ्रॉम, लिख लीजिए। और तीसरा बोलते हैं इसे एनफोर्समेंट डेट। इनमें से कोई भी शब्द आपको आ जाए लिखा, तो इनका मतलब ये होता है इंप्लीमेंटेशन, WEF और एनफोर्समेंट डेट। इस तरीके के कुछ शब्द लिखे आते हैं वहां पर। तो कौन सी डेट है बताइए? पर 2013। कितना है? 9? 9 दिसंबर 2013। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन 9 दिसंबर 2013। ठीक है। लिख लीजिए सारी बातें। लिख लिया हो तो इरेज कर दो इसे। Yes, sir. ओके। ये सारी बातें जो भी मैंने बताई हैं, ये कोई अलग से कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, आपके ही बेरेक्स के अंदर लिखी हुई है। मतलब जो आप प्रियम्बल पढ़ते हो, उसी के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको। ठीक। अब देखिए, वापस से हम उसी शब्द पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आगे। दो शब्द पढ़िए। एक तो होता है प्रियम्बल। जो भी मैंने बातें बताई हैं, ये सारी बातें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं आपकी। प्रियम्बल जो है आपको ऑब्जेक्ट बताता है। इस प्रियम्बल को अपन लॉन्ग टाइटल भी कहते हैं। जब कोई बात ऐसी है जो कोर्ट को समझ में नहीं आ रही है, तो वो कहां से इंटेंशन निकलती है उस एक्ट की? बोलो। कोई ऐसी बात जो कोर्ट को समझ में नहीं आ रही है कि इसका मतलब क्या होगा, तो वो कहां से पढ़ती है उस बात को? उसका इंटेंशन कहां से निकलती है? लीगल इंटेंशन, लेजिस्लेटिव इंटेंशन, बताइए। प्रियम्बल से। केवल प्रियम्बल ही होता है उसके पास।
उस प्रियम्बल में उस चीज का उद्देश्य देखता है कि क्या चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जैसे वहां पर पॉक्सो एक्ट में देखा था, बच्चों का बेहतर इंटरेस्ट किस में चीज में है, उनके लिए जब कोई ऑर्डर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, कोई एक्ट किया जाएगा या कोई चीज दी जाएगी, तो सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे, तो बच्चे का हित देखा जा रहा था। ऐसे ही यहां पर सबसे पहले क्या दिया जाएगा, महिलाओं का हित, उसका हित किस चीज में है। तो इसी प्रियम्बल को अपन लॉन्ग टाइटल कहते हैं, किस एक्ट के तहत, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के तहत, आपका जो इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर। और ये जो नाम लिखा हुआ है, जब कह रहे हो कि लॉन्ग टाइटल इसे कहते हैं, तो शॉर्ट टाइटल क्या है, तो शॉर्ट टाइटल हो गया आपका ये एक्ट का नाम। शॉर्ट टाइटल का मतलब एक्ट का नाम होता है, वो भी पूरा। ये शॉर्ट टाइटल नहीं होता जैसे मैंने लिख दिया पॉस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये शॉर्ट टाइटल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 ही इसका क्या है, शॉर्ट टाइटल है। आपको पढ़ने को मिलता है सेक्शन नंबर 1 में, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ऐसे लिखा होता है ना। देखिए, अब हम शॉर्ट टाइटल तो हमें पता चल गया हमने, क्योंकि पहले सबसे पहले इसका नाम के ऊपर ही चर्चा करी थी कि ये काम कैसे करता है। हालांकि मैं इसे और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या है, पीयर एक्ट को पढ़ने में आपको फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि ज्यादा चीजें बताना भी फिर दिमाग को अस्थिर कर देता है, इसलिए यहीं तक नाम समझिए, इसका मेन ऑब्जेक्ट समझ लीजिए बस, है ना। आगे देखिए लिखा क्या है इसमें, प्रियम्बल देखिए इसकी, उठाइए। लिखा है एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमन। ध्यान रखो क्या लिखा है, पहले ही टाइटल में ये लिख दिया, लॉन्ग टाइटल में, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ विमन, विमन का सेक्सुअल हरासमेंट से क्या करना, प्रोटेक्शन करना। एट कहां पर करना, वर्क प्लेस पर करना, फॉर द प्रिवेंशन रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। देखो अभी क्या लिखा है यहां पर, देखो आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा यहीं से ही। देखिए ये शब्द लिखा है प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल, उसी के लिए ये शब्द लिखे हुए हैं लॉन्ग टाइटल में, फॉर द प्रिवेंशन, उस अपराध को रोकने के लिए, रेड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट को सुनने के लिए। अगर मान लो महिला ने कोई महिला के साथ कोई अपराध हुआ या अपराध करने की कोशिश की जा रही है, तो महिला कंप्लेंट कहां फाइल करेगी, उस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए और उसे सुनने के लिए उस शब्द को कहते हैं रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। देखो सारा सारा कुछ, देखो मैंने कुछ नहीं बताया ना अलग से, सब कुछ इसमें ही लिखा हुआ है। और यही चीज जो है, जो इसमें शब्द लिखे हुए हैं, यही आपको बस एक्सप्लेन कर करके प्रोविजंस में दे रखे हैं। पॉक्सो एक्ट भी अपन ने ऐसे ही पढ़ा था, उसमें भी कुछ नहीं दे रखा था, बस पॉक्सो की एक लैंग्वेज पढ़ी थी कि उसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट अगेंस्ट द चाइल्ड 2012, ऐसी तो पढ़ा था। उसी में से सारी बारीकी चीजें निकल गई हमारी, ऐसे ही यहां कर रहे हैं अपन। ठीक है, आगे देखिए लिखा है एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये क्या कर रहा है, इसे वाइड इंटरप्रिटेशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये कह रहा है कि मान लो हर चीज, जरूरी थोड़ा ना कि सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी हुई हो, हर चीज जरूरी है सेक्सुअल हरासमेंट ही हो, ऐसा एक्ट, मतलब जिस तरीके से डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो आप यही सोच के चल रहे हो कि सेक्सुअल हरासमेंट ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो सेक्सुअल हरासमेंट के साथ साथ भी एक्ट होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो क्या यहां पर सेक्सुअल हरासमेंट तो उसी चीज को लें और फिर अलग से और कहीं पर पर्टिकुलर केस करें, ऐसा होगा क्या, दो दो चीजें अलग करेंगे क्या हम, ऐसे वो महिला कहां कहां तक डोलेगी ऐसे करके। तो इसलिए लिखा है कि इससे जुड़े हुए, देखो लिखा है फॉर द मैटर्स कनेक्टेड, जो ऐसे मैटर से कनेक्टेड हैं और भी चीजों को लेकर के, उनको भी इसी एक्ट के अंतर्गत ले लिया जाएगा। यही शब्द पता है आपको हर एक एक्ट में मिलते हैं पढ़ने के लिए, मिलते कि नहीं मिलते, लिखा होता ना ऐसे ही शब्द, यही बारीकी होती है पढ़ने की। ठीक है, अब देखिए आगे से आगे बढ़ जाते हैं हम।
मैंने आपको जो जो शब्द बताए थे, जैसे आर्टिकल नंबर 14, 15 क्लॉज नंबर 3, 19, 21, ये सारे शब्द यहाँ पर आपको पढ़ने को आगे से मिलेंगे। लिखा है वेयर एज सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट इन द वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द विमन टू इक्वालिटी। क्योंकि महिला के साथ क्या हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, वो महिला वहां पर काम नहीं कर रही है, तो उसको इक्वालिटी देने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 14 का सहारा लेना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या करोगे, उस महिला को, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहे हो आप। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में सुना है ना आपने सबने? विशाखा, क्या उस यस महिला सर। का नाम था क्या? नहीं। नहीं था ना? महिला का नाम विशाखा था क्या? मतलब उसकी नहीं। आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी थी उस पर्टिकुलर केस में। और मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्यों डिस्क्लोज नहीं की जाती, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। इसका मतलब विशाखा जो थी वो एनजीओ थी जो उस केस को उस महिला के लिए लड़ रही थी, इसलिए इसमें उसका नाम ना डाल के विशाखा लिख दिया, या कोई और नाम लेना पड़ता अगर वो कोई और होती तो यहां पर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो फेमस केस है, उसी से ही आपका ये एक्ट आया था 2013 का। मेन उसकी जो मेन रही है महिला, वो थी भवरी देवी। ठीक है? तो अगर आपसे पूछ ले कि इस एक्ट को लाने के पीछे किस, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो कौन सा केस लिखोगे? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बस यही इसका लैंडमार्क जजमेंट है, जिसकी वजह से उसमें जो गाइडलाइंस दी थी वही गाइडलाइंस यहां पर इस एक्ट में फॉलो की गई हैं। हालांकि ये एक्ट 2013 में बना है, केस तो बहुत पुराना है, वो 1997 में 1970, 97 और या 98 का था। लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस जब दी गई थी, उन गाइडलाइंस को इसमें फॉलो किया गया है। तो हमेशा इसलिए इस एक्ट के पीछे जब भी कोई चीज पड़ी जाती है तो सबसे पहला केस जो है वो वही निकल के आता है, क्योंकि वो जो महिला जहां पर मजदूरी करती थी उसी जगह पर उसके साथ ये एक्ट किए थे, 4-5 लोगों ने मिलकर के उसके साथ गैंग रेप किया था। क्या वजह थी? क्योंकि वो महिला जो थी वो क्या कर रही थी, चाइल्ड मैरिज को रुकवाने की कोशिश कर रही थी। उसने कंप्लेंट फाइल कर दी थी किसी जगह पर, और वो चाइल्ड मैरिज रुकवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चाइल्ड मैरिज रुक गई, और उसके घर वालों ने, क्योंकि वहां पर पुलिस पहुंच गई थी तो वो हो नहीं पाई शादी, तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया, और एक्शन में क्या कर दिया, उसका रेप कर दिया सबने मिलके, महिला का। ठीक है? क्योंकि वो महिला किसी पर्टिकुलर एनजीओ या किसी चीज से जुड़ी हुई थी, इस तरीके से। बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? ये क्लियर है सारी चीजें? आगे देखिए, हर राइट टू लाइफ और टू लिव विद डिग्निटी अंडर सेक्शन नंबर अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस विच इंक्लूड अ राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट। यहां पर डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 19 का इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्टिकल नंबर 19 का डायरेक्टली यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन शब्द वही दे रखे हैं। क्या लिखा है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि वो महिला किसी भी प्रोफेशन में हो सकती है, वो डॉक्टर हो सकती है, वो वकील हो सकती है। सबसे ज्यादा तो वकीलों का ही हरासमेंट हो रहा है आजकल। और टू कैरी एनी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, वो महिला क्या कर रही है, किसी ऑक्यूपेशन में, मतलब बिजनेस कर रही है, किसी तरीके का ट्रेड कर रही है। ठीक है? तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए उसे फ्री करने के लिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट ना हो उसके साथ। ये सारी चीजें इसमें आ गई। लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कोई भी एक्ट जो है ऐसे ही नहीं आ जाते, उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे कि क्या महिलाओं से रिलेटेड पहले कोई राइट्स की बात इंटरनेशनल लेवल पर हो रखी है क्या? जैसे मैंने आपको कल बताया था डीआरसी, मतलब पॉक्सो एक्ट जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, डीआरसी, यूएनसीआरसी, बताए थे क्या? बिजिंग रूल, बोलो, पढ़े थे क्या ऐसे कुछ शब्द? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। हाँ, तो ये सारे शब्द पढ़े थे ना आपने?
तो जी। यही जो शब्द है ये क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती है इनके लिए। ठीक है। तो अब महिला का इस्तेमाल बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर किया जाता है। और कैसी सेक्सुअल ऑफेंसेस ज्यादा होते हैं महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए महिलाओं के अधिकारों क्योंकि महिला भी अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाती है पूरी तरीके से, क्योंकि समाज ही इस तरीके का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसे दबा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो वो महिला अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं रह पाती है, कर नहीं पाती है, अपने लड़ नहीं पाती है। तो उसी चीजों उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस उस टाइम पर हुई हैं। देखिए क्या लिखा है। वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट बाय द इंटरनेशनल कन्वेंशन। अंडरलाइन कीजिए शब्द को, कि ये जो शब्द है कि ह्यूमन राइट से इसका प्रभाव आया है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है आपका एक्ट जो है, इसका जो प्रभाव है इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है आपकी ह्यूमन राइट के अंतर्गत किया गया है। कि महिलाओं के भी मानवीय अधिकार होते हैं, वो डिग्निटी से जिएगी और वो अपने लिए काम भी कर सकती है, लेकिन डिग्निटी होनी चाहिए उस चीज में। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। लिखा है आगे, इंस्ट्रूमेंट्स एज कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन। देखो एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है इसको लेकर, लिखो इसे फटाफट से। क्या लिखा है, कन्वेंशन ऑफ ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फोरम्स। ठीक है। कब हुई थी ये, 25 जून 1993 में। अब ध्यान रखो, ये जो है 25 जून 1993, इस दिन कन्वेंशन हुई नहीं थी। क्या हुआ था इस दिन, बोलो, क्या हुआ था इस दिन। इंडिया के द्वारा उसको रेक्टिफाई किया गया था। अब यहां पर देखो वापस से इंटरनेशनल लॉ की बात छिड़ गई है। इसे मैं आपको समझा तो दूं, दो तरीके के लॉज होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनेशनल लॉ और एक होते हैं डोमेस्टिक लॉ। डोमेस्टिक मतलब जो आपके राज्य अपने देश में चलते हैं उसे कहते हैं डोमेस्टिक लॉ। तो हर इंटरनेशनल लॉ जरूरी नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक लॉ के साथ साथ चलता हो, क्योंकि हमने कुछ बना रखे हैं नियम, उन्होंने कुछ अपने नियम बना रखे हैं। तो हर चीज एडजस्ट कर सकते हैं क्या हम एक साथ, बताइए, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और वही लॉ जो अपन ने, अगर उनके लॉ में कुछ बात लिखी हुई है और हमारे लॉ में कुछ बात लिखी है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर बच्चा जो है किसे कहा जाता है, बोलो, हमारे यहाँ पर बच्चा किसे कहा जाता है, कौन सी उम्र के बच्चे को बच्चे कहते हैं हम। अंडर 18। तो मतलब 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको बच्चा कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ में कह रखा है कि 21 साल से कम उम्र का ही जो व्यक्ति होगा वो ही बच्चा होगा, तो बताओ हमारी लॉ में और उनके लॉ में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। क्या हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, और अगर एक्सेप्ट करेंगे, उस पर साइन कर देंगे, तो हम बाउंड हो जाएंगे, हमारा देश बाउंड हो जाएगा उस काम को करने के लिए। और हमें भी अपनी जो यहाँ की बच्चों की उम्र है वो 18 से कितनी करनी पड़ेगी, बोलो, कितनी 21। करनी पड़ेगी, 21 करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। इसी चक्कर में जल्दी से कानूनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो इंटरनेशनल लेवल पर बने होते हैं। इसी चक्कर में हमने भी उसे अडॉप्ट करने में क्या कर दिया, 25 जून 1993, मतलब हमें टाइम लगा उसे अडॉप्ट करने में। तो हमने उसे 25 जून 1993 में अडॉप्ट किया। जबकि ऐसा नहीं है ये जो कन्वेंशन हुई है कि ये 1993 में हुई थी, नहीं, ये हुई तो बहुत पहले की थी, लेकिन हमने एक्सेप्ट थोड़े दिन बाद किया इसे, क्योंकि हमें उसे एडजस्ट करना था उस लॉ को अपने यहाँ पर अपने लॉज में एक्सेप्ट करने के लिए, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि मैं आपको यूएनसीआरसी का ही उदाहरण दे देता हूं।
यूएनसीआरसी जो था वो बना कब का था बताओ, कन्वेंशन कब की थी? चॉइस। 1989 की थी। कब की थी? 1989 की। लेकिन ये कहाँ से आई थी? डीआरसी, जो 1924 का था। उसको इन्होंने, यूएन ने क्या किया, उसी प्रिंसिपल को अपने यहाँ पर फॉलो कर लिया, इसलिए इसे यूएनसीआरसी कह दिया। लेकिन क्या हमने 1989 में इसे एक्सेप्ट कर लिया था क्या? नहीं, नहीं किया। कौन सी डेट डेट को किया था? 11 दिसंबर 1992। बहुत बढ़िया, 11 दिसंबर 1992 को किया था। देखो कितना टाइम लग गया हमें से एक्सेप्ट करने में। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो आपकी इसके लिए लिख लो, ये जो कन्वेंशन है ये हुई थी 1979 में। ऐसे लिख लो, 18 दिसंबर 1979। ठीक है। और इसे ऐसे नहीं लिख के इसे ऐसे लिखो, ये फेमस शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी वो है CEDAW। ये फेमस है इसका, CEDAW। इसे सीडो बोलते हैं, सीडो। ये कन्वेंशन है। मतलब क्या है इसका? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जिस तरीके की कोई भी दिक्कत अगर महिलाओं को कोई भी काम करने में, रहने में, जीने में आ रही है, उन सबको हटाना, एलिमिनेट कर देना उन सब चीजों को, जो भी क्या हो रहे हैं, उसको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसका, उनका ज्यादा शोषण हो रहा है, तो वो सारी एलिमिनेशन कैसे करोगे? उनको राइट्स प्रोवाइड करा करके, उनके लिए बेहतर काम करके, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके, उनका विमेन एम्पावरमेंट करके। इसलिए लिखा है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फोरम। कितने ही बड़े फोरम हो जहां जहां वो काम करती हैं, तो हर तरीके की जो भी डिस्क्रिमिनेशन उस महिलाओं के खिलाफ होता है, वो हर तरीके के भेदभाव को वहां से हटाया जाए, इस तरीके की बात यहाँ पर इस सेक्शन में की गई है, मतलब इस कन्वेंशन में की गई है। ठीक है। तो ये मेन मकसद है इसका। बस इतना ही है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसे एक्सटेंड देखो, शॉर्ट टाइटल हमने पढ़ लिया, एक्सटेंड देख लेते हैं। एक्सटेंड में लिखा है ये कब कहां पर अप्लाई होगा, ये एक्ट जो है आपका कहां पर अप्लाई होगा, एक्सटेंड, विस्तार कितना है इसका। तो सीधी जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो पूरे इंडिया पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। कब से? तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है 2019 का, उसकी वजह से। तो यहां पर लिखा है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होगा। ठीक है। और डेट मैंने बताई दी, कमेंसमेंट डेट आपको पता ही चल गई है। कमेंसमेंट डेट कौन सी थी, बोलो? कौन सी थी? 9 दिसंबर 2000 नंबर 2013। ये इसकी कमेंसमेंट डेट हो गई। हाँ देखो, एक और डेट लिख लो, आपको मैंने तीन तो बताई थी, इम्प्लीमेंटेशन डेट, WEF, एनफोर्समेंट डेट, इसे कमेंसमेंट डेट भी बोलते हैं। चौथा ये है इसका नाम। ठीक है। यहां तक कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है क्या किसी को? शिल्पा जी बताइए, रवीना जी, नो सर। सारा क्लियर है आपको? पूजा जी बताइए, सावित्री जी, सारी चीजें क्लियर है?
चलिए ठीक है, 5-7 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।